आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 को सॉल्व करें। एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। वर्ग की एक भुजा का वृत्त की त्रिज्या से अनुपात होगा, हमें बताना है। ठीक है, चलिए देखिए। वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए वृत्त का और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, आपस में बराबर है। चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल से। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर तथा वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब प्रश्न से हम बात करें। पाई आर स्क्वायर बराबर है भुजा स्क्वायर। ठीक है, प्रश्न में ये दिया हुआ है यहाँ माना कि वर्ग की एक जो भुजा है वो है ए इकाई। ठीक है, माना एक भुजा है ए, तो सभी भुजा ए ही होंगे। अब इसलिए अब यहाँ देखिए, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, या आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बटे पाई, या आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर बटा में पाई। देखिए, आर स्क्वायर यहाँ से हटा तो ओवर रूट चढ़ा ए स्क्वायर बाई पाई के ऊपर। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं या आर बराबर ए स्क्वायर है तो एक बाहर ए निकल गया और नीचे अंडर रूट पाई। ठीक है, अंडर रूट पाई। अब इसलिए आर का वैल्यू हमें मिला, आर का वैल्यू मिल गया और हमारे पास वर्ग का एक भुजा हमारे पास ऑलरेडी मिल चुका है। क्लियर? तो अब क्या करेंगे, अब देखिए, इसलिए पहले बोला गया है वर्ग की एक भुजा, तो इसलिए वर्ग की एक भुजा अनुपात वृत्त की त्रिज्या अगर इसे हम सॉल्व करें तो देखिए, वर्ग का एक भुजा हमारे पास ए है और अनुपात वृत्त की त्रिज्या हमें मिला ए बटे अंडर रूट पाई। ठीक है, अब अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो देखिए क्या आएगा। इसका एलसीएम यदि निकालते हैं तो हमें मिलेगा ए बटे अंडर रूट पाई, ए इंटू अंडर रूट पाई अनुपात ए बटे
अंडर रूट पाई इंटू पाई। ठीक है, अब यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल और यहाँ अनुपात एक ए से ए अनुपात कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट पाई अनुपात एक, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि वर्ग की एक भुजा और वृत्त की त्रिज्या से अनुपात जो है वो अंडर रूट पाई अनुपात एक, यानी ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर चलिए अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न संख्या 12। P किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में, Q उसी कार्य के 40% भाग को 15 दिन में, R उसी कार्य के 1/3 भाग को 13 दिन में और S उसी कार्य को 1/6 भाग को 7 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा करेगा ये हमें निकालना है। देखिए P का कार्य क्या है, P जो है किसी कार्य का 1/4 भाग कंप्लीट करता है कितने दिन में, 10 दिन में। तो पूरा कार्य समाप्त करेगा बराबर 1 अनुपात बराबर 10 गुने 4 बराबर 40 दिन। ठीक है, क्लियर। अब P के बाद P का काम हो गया, अब Q का काम। Q का काम क्या है भाई, Q का काम है कि किसी काम का 40% भाग कितने दिन में, 15 दिन में। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 40 और 2 5 10 50। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर 15 गुणे 5 और बटा में 2। इसे हम हल करेंगे तो 15 5 75/2 और इसे हल करेंगे तो 37 सही 1/2 दिन। मतलब एक काम Q 37 सही 1/2 यानी 37.5 दिन में कंप्लीट करेगा। क्लियर। अब Q के बाद अब बात करते हैं R की। R का क्या है, तो R करता है उसी कार्य के 1/6 भाग को 1/3 भाग को 13 दिन में, 1/3 भाग को 13 दिन में। तो हम इसे लिख सकते हैं कि एक काम करेगा 13 गुना 3 बराबर एक काम बराबर 39 दिनों में। ठीक है, अब R का काम भी हो गया। अब उसके बाद आते हैं S का काम में। S भी क्या करता है कि 1/6 भाग करता है कितने दिन में, 7 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेगा, 1 बराबर 7 गुना 6 बराबर 1 अनुपात बराबर 42 दिन, यानी एक काम को वो 42 दिनों में कर लेगा। प्रश्न में है कि कौन सबसे पहले पूरा करेगा। तो सबसे पहले पूरा जो करने वाला व्यक्ति है वो ये है, और ये कौन करता है, Q। ठीक है, क्योंकि 37.5 दिन लेता है वो काम पूरा करने में। P लेता है 40 दिन, R लेता है 39 दिन और S लेता है 42 दिन। तो कौन पहले पूरा किया, Q। तो हमारा आंसर क्या होगा, Q। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए प्रश्न संख्या 13 को देख लें। ABC मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। AB मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में
और अकेला सी उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा ये हमें बताना है। ठीक है, बहुत सारे लोग को इसका ट्रिक भी मालूम है, ट्रिक हम ही बताएंगे आगे चलकर। जब कुछ वीडियो बन जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें ट्रिक भी बताना शुरू कर देंगे। पहले हम लोग बेसिक से समझें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी सी। तो यहाँ पर ए बी सी का 1 मिनट का कार्य निकाल लीजिए। 1 मिनट में पूरा किया गया कार्य है, और 1 मिनट में पूरा किया गया कार्य जो है 1/30 मिनट, यानी 30 भाग। ठीक है, 30 मिनट में पूरा किया है तो 1/30 भाग। क्लियर, एक कार्य का। उसके बाद ए और बी की बात करते हैं। ए और बी का 1 मिनट में पूरा किया गया कार्य वो हो जाएगा 1/50 भाग, क्योंकि ये दोनों मिलकर 50 मिनट में पूरा करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम ए का बी और सी तीनों के योग में से, तीनों के कार्य करने की क्षमता, कार्य करने का दर में से यदि ए और बी का हम कार्य निकाल दें तो सी का कार्य निकल जाएगा। और सी का ही अकेला कार्य करना कितने दिन में पूरा करेगा वो समय पूछ रहा है। तो जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर जो समय लिया, और ए और बी दोनों ने मिलकर जो समय लिया, दोनों का अंतर हम निकाल दें तो सी हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या लिखेंगे, 1/30 माइनस 1/50। ठीक है, अब देखिए, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी बराबर, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 150। 3 5 15 और 5 तिया 15। यहाँ देखिए बी और बी, ए और ए कैंसिल, घट गया, बचा क्या, सी। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हमें मिला 2/150 भाग, या 2 से कटा देंगे तो आ जाएगा 2 7 14 2 5 10। तो सी का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/75 भाग, मतलब 1 मिनट में सी 1/75 भाग पूरा करता है। तो इस प्रकार, इसलिए सी कार्य समाप्त करेगा बराबर 75 मिनट, यानी 60 मिनट और प्लस 15 मिनट, यानी 1 घंटा 15 मिनट में। क्लियर, 1 घंटा 15 मिनट में सी कार्य खत्म कर देगा। तो चूंकि 1 घंटा 15 मिनट तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है, सीधा मिनट में दिया गया है, तो मिनट कितना आया, 75 मिनट, यानी हमारा आंसर बी। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है तथा एक अन्य नल पूरी भरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, तो हमें बताना है दोनों नल खुले हो तो खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। देखिए, भरने वाली जो नल है वो टंकी को 40 मिनट में भर देती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1/40 लिख देंगे, और उसके बाद अन्य नल जो है पूरी टंकी को खाली कर देती है 60 मिनट में,
तो हम यहाँ माइनस 1/60 मिनट, 1/60 लिख देंगे और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि भरने वाली नल, देखिए 1/40 क्या है, भरने वाले नल द्वारा 1 मिनट में भरा गया पानी का भाग 1/40 और अन्य जो पानी टंकी खाली कर रही है वो 1 मिनट में टंकी को खाली करेगी 1/60 भाग। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो पहले निकालेंगे दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा 120 और 120 4 या 12 और 6 दूना 12, हमें प्राप्त हुआ 1/120। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये 1 मिनट का भराव है, क्या है ये, 1 मिनट में पानी इस टंकी में एक भाग भरेगा 120 का। ठीक है, तो इसलिए कुल भाग भरने में लगेगा समय बराबर 120 मिनट, यानी 2 घंटा, और यहाँ पर आंसर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 15, किसी घनाभ के 3 संलग्न तलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल पी क्यू आर है, उसका आयतन हमें बताना है। घनाभ है, ठीक ना, घनाभ देखिए ये हमारा ये हमारा घनाभ हो गया। ठीक है, ये हमारा घनाभ है। अब यहाँ पर कहा गया कि 3 संलग्न तलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया हाइट, ये हमारा हो गया बी, चाहे इसको एल, इसको एल मान लीजिए, एल है ये लंबाई, और बी है हमारा चौड़ाई। ठीक है, 3 संलग्न पृष्ठ का मतलब हुआ कि एक पृष्ठ मान लीजिए ये, एक पृष्ठ सामने और एक पृष्ठ इधर, ये 3 हो गया, या नीचे वाला बॉटम एक पृष्ठ, एक सामने और एक इधर, 3 कोई संलग्न पृष्ठ आपको लेना है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं हमें निकालना है घनाभ का आयतन। सबसे पहले निकालना क्या है उसको देखिए, तो हमें निकालना है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता कितना है, घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये हमारा आयतन होता है, और ये हमेशा होता है घन क्यू में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर LBH लिखा हुआ है, जो भी यूनिट दिया रहेगा उसका क्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो देखिए पहले पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि हम निकालें तो देखिए क्या होगा। अगर मान लीजिए हम पहले पृष्ठ इसको लेते हैं, पहला पृष्ठ हम नीचे वाले इस वाले भाग को लेते हैं, मान लीजिए, तो नीचे वाले इस भाग में देखिए L और B है। ठीक है, तो हम लिख दिए L इंटू बी, और ये हो गया क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा इकाई स्क्वायर में। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे पृष्ठ का, ठीक ना, दूसरे पृष्ठ का देखते हैं। दूसरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो दूसरा पृष्ठ क्या होगा, मान लीजिए हम दूसरा पृष्ठ हम ले लिए इसको, तो जब इसको लेंगे तो ये वाला तो हाइट है तो H, और नीचे वाला बेस है तो B। ठीक है, ये भी क्या होगा, इकाई स्क्वायर।
अब देखिए तीसरे पृष्ठ की बात करते हैं। तीसरे पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, मान लीजिए तीसरा पृष्ठ हम इस सामने वाले को लेते हैं, ये सामने वाला को, ठीक है, ये सामने वाला, तो सामने वाले में h है और ये l है, क्लियर, ये l और ये h, तो l इंटू एच, ठीक है, और ये भी होगा इकाई स्क्वायर। अब देखिए पहले पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है p, दूसरे का दिया है q और तीसरे का दिया है r, ठीक है, ये दिया हुआ है प्रश्न में, देखिए p q r, क्लियर। अब देखिए एक चीज एग्जांपल में ले लीजिए, यहाँ पर चाहे आप डायरेक्ट बना देते हैं इसको हम, अगर हम तीनों का गुणनफल करते हैं, इसलिए l इंटू बी पहले पृष्ठ के क्षेत्रफल को दूसरे पृष्ठ के क्षेत्रफल से गुणा करते हैं और तीसरे को भी गुणा करते हैं इसी में, तो ये सब मिलकर हमें क्या मिलेंगे, p इंटू क्यू इंटू आर, मतलब तीनों पृष्ठों के क्षेत्रफल का गुणनफल बराबर p इंटू क्यू इंटू आर, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर L1 और यहाँ पर L1 2, तो कितना हो जाएगा L स्क्वायर, B यहाँ पर 1 है और B 1 यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा B स्क्वायर और 1 हो जाएगा H स्क्वायर। इन तीनों का वैल्यू P इंटू क्यू इंटू आर, ठीक है, होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिए कि यदि LBH L इंटू बी इंटू एच को ज्यों का त्यों छोड़कर उसके स्क्वायर को हम इधर भेज दें, मतलब देखिए L B और H लिख कर होल स्क्वायर करते हैं, सबका स्क्वायर कॉमन ले लें, तो हम इसके स्क्वायर को हम P इंटू क्यू इंटू आर के ऊपर ला सकते हैं। ये पोर्शन हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया, L इंटू बी इंटू एच बराबर अंडर रूट P क्यू आर, ये हमारा क्या आया, ये हमारा L इंटू बी इंटू एच का वैल्यू आया, और ये मान लीजिए इकाई Q है, ठीक है, क्योंकि आयतन है। हम जानते हैं घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ही होता है। तो L इंटू बी इंटू एच हमने यहाँ निकाल दिया, L इंटू बी एच का वैल्यू कितना, अंडर रूट पी क्यू आर, और ऑप्शन में देख लीजिए अंडर रूट पी क्यू आर, यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी, तो मेरा आंसर क्या हुआ, अंडर रूट पी क्यू आर, ठीक है। चलिए आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अनुक्रम दिया है 3 5 7 9 13 17 19, ठीक है, इसमें कौन सा गलत है, ठीक है। तो देखिए 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 17 फिर 19। देखिए 3 के बाद बढ़ा +2, 5 के बाद बढ़ा +2, इसके बाद +2, इसके बाद यहाँ पर +3 1 4, यहाँ पर +4, यहाँ पर +2। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो सीरीज चल रहा है +2 +2 +2 का, वो रेगुलर नहीं चल रहा है, यहाँ पर बीच में +4 और +4 हो गया, ठीक है, फिर +2 हो गया। तो इस तरह हम सीरीज में इसको चलाकर नहीं बता सकते हैं कि कौन गलत है, ठीक है। चलिए अगर 9 के बाद 2 जोड़ते भी हैं तो यहाँ 11 होगा, तो 11 के बाद 2 13 होगा, और 13 के बाद 2 15 होगा, तो ये तो है नहीं। अब देखते हैं क्या है। 3 जो है एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी एक अभाज्य संख्या है, 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 13 एक अभाज्य संख्या है, 17 एक अभाज्य संख्या और 19 एक अभाज्य संख्या। इसमें कौन संख्या अभाज्य नहीं है, वो 9। तो हमारा 9 ही हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 9 होगा, क्योंकि
क्योंकि यहाँ सभी संख्या अभाज्य हैं सिर्फ 9 को छोड़कर। ठीक है, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? 9 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि 8, 12, 9, 13, 10 और 14 का अगला पद क्या होगा। ठीक है, इसे भी लिख लेते हैं। 8, 12, 9, 13, 10, 14 और अगला पद भी हम 2 डाल देते हैं। क्योंकि अगला ही पद बताना है, मतलब हमें यही बताना है कि यह पद कौन सा है। चलिए देखिए, 8 के बाद 1 बढ़कर क्या हो जाता है? 9। फिर 9 के बाद 1 बढ़कर कितना हो जाता है? 10। फिर 10 के बाद 1 बढ़ेगा तो कितना आएगा? 11। ठीक है, 11। तो यहीं पर हम इसे छोड़ेंगे नहीं, पहले एक और चीज़ देख लें। अब हम 12 के बाद देख लेते हैं 13 में कितना बढ़ा? +1। 13 के बाद 14 में +1 और 14 के बाद 1 बढ़ेगा तो 15। ठीक है, यानी एक एक संख्या छोड़कर दूसरी संख्या पर एक एक की बढ़ोतरी हो रही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा? 11, यानी आंसर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि किसी तांबे के तार को जब एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो यह 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले क्षेत्र को घेरता है। ठीक है, देखिए, तांबे के तार के द्वारा बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल क्या है भाई? तो बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल जो है वह है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब आप एक चीज़ जानिए कि मान लीजिए एक तांबे का तार है। ये देखिए, ये मान लीजिए कि तांबे का तार है, इसको ऐसे मोड़ दिया गया है वर्ग के आकार में। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया गया, फिर यहीं पर लाकर इसको मोड़ दिया गया। ये है मान लीजिए मेन पॉइंट। तो ये चारों भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, तो इसके जब खोलेंगे तो ये लंबा सा एक छड़ भी हो जाएगा। तो तांबे के तार के द्वारा बनाया गया तांबा का तार था, ऐसे लंबा तांबा का तार था, इसको फोल्ड किया गया, मोड़ा गया वर्ग के रूप में। चारों भुजा आपस में बराबर, वही वर्ग होता है। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर का मतलब होता है a गुना a, और इसका वैल्यू दिया गया है 121। ठीक है, तो हम इसे कर सकते हैं, या स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो यहाँ a इज इक्वल टू हो जाएगा ओवर रूट 121, यानी a बराबर कितना? 11 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब जब हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल आ गया तो भुजा कितना मिला, इसलिए वर्ग का भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर मिला। ठीक है,
अब तो हम लिख सकते हैं, तो इसलिए वर्ग, अब आगे पढ़िए, यदि उसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो तार द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो वर्ग वृत्त के रूप में, तो वृत्त के रूप में जब क्षेत्रफल पे मोड़ा जाएगा तो सबसे पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि वृत्त की त्रिज्या कितनी, यानी आर कितनी है। अब वृत्त की त्रिज्या तब निकलेगी जब हमारे पास वर्ग की परिधि होगी। तो वर्ग की परिधि बराबर वर्ग की परिमाप बराबर हो जाता है 4 इंटू भुजा, परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है, तो 4 और गुणे 11 बराबर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हमारे पास 44 सेंटीमीटर परिमाप, मतलब इस तार की कुल लंबाई कितनी है, 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर लंबे तार को हम 4 भागों में तोड़े थे। मान लीजिए लंबा तार है और इसी को 4 भागों में, बराबर बराबर भागों में बांट दिया गया था। मान लीजिए ऐसे ये भी 11 सेंटीमीटर का था, ये भी 11 सेंटीमीटर, ये भी 11 और ये भी 11, सब मिलकर हो गए 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाना है, वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है बताना है। ठीक है, इस वर्ग, पहले ये तार इस रूप में था, अब ये तार इस रूप में हो गया। अब बताना है कि कितना क्षेत्रफल घेरेगा। ठीक है, तो अब देखिए, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप बराबर होगा, क्योंकि तार की लंबाई तो वही है, तार की लंबाई यही है, इसी से मोड़ा गया है। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr और वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर दिया ही गया है। या आगे बढ़ते हैं तो लिखते हैं 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 44 सेंटीमीटर। अब इसे कटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 22 दूना 44 और 2 से 2 कैंसिल, यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, r भी हमें प्राप्त हो गया। अब इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², यानी 22/7 गुना 7 गुना 7, आर का वैल्यू, आर का मान 7 आया है। ठीक है, अब यहाँ से 7 और ये 7 कैंसिल, यानी 22 गुना 7 बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आया, ये हमारा आंसर होगा, यानी वृत्त की जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 154, यानी ऑप्शन संख्या ए। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं।